जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑडिट उम्र तो मेरी काफ़ी होगी, लेकिन ऑडिट के लिए मैं काफ़ी जूनियर हूँ अभी। मुझे याद है लास्ट ईयर मुझे किसी साथी ने मुझे अप्रोच किया कि ऑडिट पे आप ये सेमिनार करवा दें। मैंने कहा यार मैं सारी उनकी BFD पढ़ाता रहा हूँ, मुझसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता रहा हूँ, मुझसे कहाँ ऑडिट पे सेमिनार करवाने लगे हो। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी अब ऑडिट में आप आ गए हैं, फील्ड में आ गए तो ये भी आपको करना पड़ेगा, तो ज़रा करें कोशिश। मैं कहा चलें कोशिश करने की करते हैं, फिर हम हिम्मत करते हैं थोड़ी सी। तो थोड़ी सी हिम्मत किया, पता नहीं वो कितनी कामयाब रही। तो लेकिन उसके एंड पे एक मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे किसी प्रोफेशनल कुलीग ने यहीं पे कहा, किसी साथी के थ्रू पहुँचा, डायरेक्ट पहुँचा, मुझे याद नहीं रहा, साल हो गया। उन्होंने कहा जी आपने तो ऑडिट को भी BFD की तरह ही पढ़ा दिया। तो अब लेट्स सी, वही टॉपिक है जो पिछले साल पढ़ा था। तो अब आपको ऑडिट जैसा लगता है या BFD जैसा लगता है, मुझे नहीं पता, कॉम्प्लीमेंट था या क्रिटिसिज्म था, लेकिन लेट्स सी क्या यहाँ पे मिलता है। तो अच्छा जी, हमारा जो ब्रीफ जी अच्छा जी, मुझे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज़ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर होते क्या हैं? बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एवैल्यूएशन की जाती है बाय बिल्डिंग अप प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स। वो प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा दोनों को लेके बनाते हैं, और ये हमारे लिए एज एन ऑडिटर रिक्वायर्ड है। एज एन ऑडिटर इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम इसको प्लानिंग स्टेज पे और कंप्लीशन या फाइनलाइजेशन स्टेज पे इसको मैंडेटरीली यूज़ करें। हमें ज़रूरी है ये यूज़ करें। हाँ, इसका जो यूज़ एग्जीक्यूशन फेज पे है एनालिटिकल प्रोसीजर का, इट इज़ इनकरेज्ड। इसको यूज़ करना इनकरेज है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम प्लानिंग स्टेज पर एग्जीक्यूशन स्टेज पे इनको यूज़ नहीं कर रहे तो आप समझिए थोड़ी सी हमारी काम की कमी है, स्टैंडर्ड से डेविएशन है। डिफरेंट टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं APs में, इसको हम एब्रीवेट कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, पैटर्न एनालिसिस है, एंड देन रिग्रेशंस है, एक्सपेक्टेशंस उसमें हम बिल्ड करते हैं। आज जारी बात है इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो इससे मैं गाइडलाइन देते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ ब्रीफली उनको ओवरव्यू लेते हुए उनका कुछ हम प्रोसीजर्स अप्लाई करने की कोशिश करें। वैसे तो हम सब ने तकरीबन ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस जब हम जाते हैं तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैंने भी प्रैक्टिस में रहते हुए देखा है कि इनको एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज़ करने में काफ़ी लैग पाया जाता है। लोग इतने कंफर्टेबल या यूज टू नहीं होते इनको यूज़ करने में, और फाइनलाइजेशन में भी कहीं ना कहीं बहरहाल हम इसको कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर कर पा रहे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप समझें कि यह सेशन एक तरह का रिमाइंडर है, और थोड़ी सी एक सोच को, एक नया डायरेक्शन आप कह लें, या रिफ़्रेश करने की कोशिश करेंगे सोच को कि हम इसको यूज़ करें। प्लानिंग स्टेज पे यूज़ किया जाता है जनाब हमारा जो APs हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं। हम प्लानिंग पे जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं क्लाइंट की, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट असेस किया, वहाँ पे बिजनेस के रिस्क को असेस करने के लिए हम इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं एरियाज़ आइडेंटिफाई करने में जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। उसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी हम लेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपसे प्लानिंग स्टेज और एग्जीक्यूशन स्टेज पे जो APs हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कशन भी साथ इसको कर सकें थोड़ी सी केस में। एग्जीक्यूशन फेज में हमें ये हेल्प करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स की एक्सटेंट को कम करने के लिए, और अगर हम इनको टेस्ट ऑफ डिटेल्स की एक्सटेंट को कम कर पाते हैं तो इससे हमारी ऑडिट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। उसमें हम टाइम सेविंग ले आते हैं और एफिशिएंसी ले आते हैं, और हम सपोर्ट कर लेते हैं अपनी टेस्ट ऑफ डिटेल की रिडक्शन को। इन सर्कमस्टांसेस हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स को एलिमिनेट भी करने के बारे में फैसला कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल की रिडक्शन के लिए। और फाइनलाइजेशन स्टेज पे हम इनको अगेन यूज़ करते हैं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट्स को फिर फाइनल अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। वहाँ पे भी शायद वेरियंस एनालिसिस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्विक एग्जांपल से अगर रिलेट करूँ, हमने प्लानिंग स्टेज पे हमने देखा कोई बिहेवियर नोट किया जो एबनॉर्मल था। हमने प्लानिंग स्टेज पे कोई बिहेवियर नोट किया, कोई वेरियंस एनालिसिस में हमें कोई चीज़ नज़र आई, या कंपेटिटर से कंपेयर करते हुए इंफॉर्मेशन हमें कुछ चीज़ एबनॉर्मल नज़र आई।
हमें लगा ये रिस्की एरिया है, हमने उसको टारगेट किया, हमने उस रिस्की एरिया को एड्रेस करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए ऑडिट प्रोग्राम अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया तो उसमें वाकई ही कोई एरर्स थी या मिसस्टेटमेंट्स थी, और हमारे डिज़ाइन प्रोसीजर्स की वजह से वी वर एबल टू आइडेंटिफाई दोज, रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। देन फाइनलाइजेशन स्टेज पे दोबारा सेम प्रोसीजर रिपीट किया जाता है और वही असेसमेंट दोबारा की जाती है कि भाई अब जो हमने प्लानिंग स्टेज पे चीज़ें नॉर्मेलिटी देखी थी, क्या वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे वो एबनॉर्मलिटीज रिमूव हो चुकी हैं, या इफ दे स्टिल एग्जिस्ट तो डू वी हैव सफिशिएंट जस्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दोज अनॉमलीज। क्योंकि प्लानिंग स्टेज पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी, हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की। एग्जीक्यूशन स्टेज में हम उन अनॉमलीज को या एड्रेस कर पाएंगे या उनकी एक्सप्लेनेशन ले पाएंगे, और फाइनलाइजेशन स्टेज पे कंक्लूजन फॉर्म करते हुए हम एक बार फिर जब विजिट कर रहे हैं फाइनलाइजेशन स्टेज पे एपीज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको अपनी जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट की जो उसके ऊपर जो ओपिनियन है उसमें हम इसकी हेल्प ले पाते हैं। अच्छा, देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हमें एपीज पे गाइडलाइंस देते हैं। मैं सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन की हद तक ही आपसे जिक्र करूंगा, बाइट की डिटेल तो जैसे मैंने कहा हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हमने चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन हमें चीज़ें आगे चलते हैं तो बाद का जो चीज़ें हमारी एप्लीकेशन में नहीं आती वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होना शुरू हो जाती हैं। तो देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स जो हमें एपीज पे गाइडलाइन देती हैं। एक तो हमारा जो ISA 315 है जो हमारा प्लानिंग पे रिस्क असेसमेंट से डील करता है, तो वहाँ पे जो प्लानिंग फेज़ के एपीज हैं उनके बारे में गाइडलाइंस हमें अवेलेबल है। फिर ISA 330 है, ये हमारा जो टाइमिंग, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोग्राम्स, उससे डील करता है। यहाँ पे सब्सटेंटिव एपीज का जिक्र है मिलता है हमें कि हम सब्सटेंटिव एपीज को कैसे अपने ऑडिट प्रोग्राम में प्लग इन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव ISA 520, ये प्योरली एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे बात करता है कि किस तरह इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंक्लूजन्स कैसे करने हैं। ये अभी अगेन आई एम जस्ट बिल्डिंग अप द बैकग्राउंड, इसके साथ कुछ चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा स्टैंडर्ड्स रिलेटेड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात साथ साथ ऐड करता जाऊँगा। सो इन टोटल देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स जो हमें इसमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। प्लानिंग फेज पे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ी सी आपसे आइडिया जो शेयर किया कि रेशियो एनालिसिस है, हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें इंडस्ट्री से कंपैरिजन हो सकता है, प्रायर पीरियड से कंपैरिजन हो सकता है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स ऑफ क्लाइंट्स, जो बजट्स होते हैं क्लाइंट्स उनको यूज़ किया जा सकता है, या ऑडिटर खुद अपनी प्रिडिक्शन बिल्ड कर सकता है। अगर ऑडिटर्स का कोई सेक्टर काफ़ी बड़ा है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, तो उस सेक्टर के बारे में बात करते ऑडिटर खुद अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं रिजल्ट्स की। तो हम प्लानिंग स्टेज पे एनालिसिस के थ्रू डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, और मकसद हमारा अगेन पोटेंशियल एरियाज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हमें शायद ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसको बिल्ड करते हैं कि कैसे चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। लेट्स अज्यूम हमने एक क्लाइंट का डाटा लिया, हमने इन्वेंट्री टर्नओवर, ग्रॉस मार्जिन 2 इंफॉर्मेशन गैदर की। हमने देखा कि हमारे क्लाइंट का जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो तो थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, और सिमिलरली उसको ग्रॉस मार्जिन में भी बड़ी नेग्लिजिबल जो डाउनवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है। जब हम वैसे इसने तो इतना अलार्मिंग साइन नहीं दिया, लेकिन जब हमने इंडस्ट्री डाटा को देखा तो वहाँ पे ज़रा मूवमेंट डिफरेंट है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में इन्वेंट्री टर्नओवर में इजाफा है, और सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा है। अब ये ट्रेंड्स इटसेल्फ में इतने अलार्मिंग नहीं थे, लेकिन जब आप इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं थोड़ी में डेविएशन नजर आती है, भाई ये बात ठीक नहीं बन रही, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सो वी नीड टू लुक फॉर द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो हमने इसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलना शुरू किया। यह है जी कहानी इन्वेंट्री टर्नओवर की रेशियो की। अगर हम बात करें कि भाई इन्वेंट्री टर्नओवर में मसला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो होने का मतलब क्या है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब, स्लो होने का मतलब है कि हम अपने इंडस्ट्री के मुकाबले में, इंडस्ट्री से भी नीचे आ गए हैं, तो हम इंडस्ट्री के मुकाबले में अपने इन्वेंट्री को उतनी कामयाबी से शायद बेच नहीं पा रहे। रीजंस क्या हैं, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। शायद अगर हम बॉटम पे आए तो इसकी रीजंस स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री हो सकती है, कि हमारे पास ऐसी इन्वेंट्री स्टॉक में पाइल अप होगी है
जो कि स्लो मूविंग है, ऑब्सोलीट है, जिसकी वजह से दिस कुड बी वन रीज़न, देयर कुड बी अदर रीज़न, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हम एक एरिया आइडेंटिफाई किया, हमने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया, फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट की एक पॉसिबल रीजंस हम देख रहे हैं कि भाई ये एक रिस्क हो सकता है हमारी इन्वेंट्री में। सो अकॉर्डिंगली हमें इस रिस्क को स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए शायद ऑडिट प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है सब्सटेंसिव प्रोसीजर में। सो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एक रिस्क एरिया आइडेंटिफाई किया। इसी तरह अगर हम एनालिटिकल रेशियो एपीज अगर देखें, एनालाइज करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में भी हमें चीज़ जो नज़र आ रही है, कभी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ड्रॉप हो रही है जबकि इंडस्ट्री में इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कोई गड़बड़ है? क्या हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई एबनॉर्मल वेस्टेजेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेज हैं, या मे बी कोई रॉन्ग क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में है? हमें उनकी कुछ पॉलिसीज शायद रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इशू है क्या? देयर इज़ सम इशू, लेकिन उस इशू को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इश्यूज़ आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में हैं, इश्यूज़ आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में हैं, इश्यूज़ आपकी प्रोडक्शन मेथड्स में हैं, प्रॉब्लम है कहाँ पे। बट वन थिंग इज़ क्लियर, देयर इज़ सम इशू, सो वी नीड टू डिज़ाइन सम प्रोसीजर। प्लानिंग स्टेज पे हम कोई एबनॉर्मलिटी जब नोट करते हैं तो प्लानिंग स्टेज पे हम उनको एड्रेस करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम्स में कुछ चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। जैसे ब्रीफली अगर हम बात करें तो वी मे डिसाइड टू गो इनटू फर्दर एनालिसिस कि भाई क्लाइंट की आप इंटरनल कंट्रोल स्टडी करें, क्या इनका डाटा एक्यूरेट है? डाटा भी तो हो सकता है इनएक्यूरेट हो ना, तो उसकी एक्यूरेसी पे बात हो सकती है कि मे बी जीपी कम होने के जा रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स भी हो सकती हैं, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सो उसके लिए हमें देखने की ज़रूरत है कि इनका सिस्टम्स क्या हैं, इनके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, क्या वो रिलायबल हैं, एडुक्वेट हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे थे। फिर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हम कुछ ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं जो अगर ये नॉर्मली ना होती तो हम शायद ना करते, लेकिन जैसे हम यहाँ पे में इंक्लूड इन्वेंट्री रिकॉर्ड की एक्यूरेसी देखने के टेस्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन के लिए जैसे अभी नासिर साहब ने कहा था कि वैल्यूएशन की वजह से हमारे प्रॉफिट्स बड़े हिल जाते हैं, तो क्या वैल्यूएशन के रिलेटेड हमें चीज़ें प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स को देखने की ज़रूरत है, क्या वो फेयर हैं, आर्म लेंथ में हैं, प्राइसिंग में कोई इश्यूज तो नहीं है, कंपैरिजन में इंडस्ट्री से क्या फ़र्क पड़ रहा है, और सिमिलरली कॉस्ट कैलकुलेशन एलोकेशन वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। मैनुअल इंक्वायरी कुड बी अनदर थिंग जो कि हमें प्रोसीजर में डालना चाहिए। उसमें हो सकता है हम कोई ऐसी चीज़ें ढूंढ पाएँ जिसकी बेसिस पे हम कोई करेक्टिव एक्शंस और मैनेजमेंट से ये इंक्वायर कर सकें कि व्हाट आर द करेक्टिव एक्शन दे आर प्लानिंग। सो प्लानिंग स्टेज पे हम जो एनॉर्मली नोट करेंगे, जो एबनॉर्मेलिटी नोट करेंगे, हम कोशिश करेंगे ऑडिट प्रोग्राम्स के थ्रू उनको एड्रेस करने की। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें जिस एरिया में नज़र आएगा प्लानिंग स्टेज पे, हम ऑडिट प्रोग्राम्स की डिज़ाइनिंग में उन रिस्क एरियाज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये जी ब्रीफली प्लानिंग की बात थी। अब हम अगर बात करें सब्सटेंटिव एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ जाएं कि हमें एग्जीक्यूशन स्टेज पे एपी से कैसे हेल्प लेनी है। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एपीज़ को ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहाँ पे लो है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। कुछ इंडिकेटिव्स हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पे, और मकसद क्या है, रिड्यूसिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अच्छा, ये तो सर्कमस्टांसेस आ गए जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एपीज़, लेकिन एपीज़ के यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ गुड एविडेंस के तौर पर तब कंसिडर किए जाते हैं जब एपीज़ में जो डाटा यूज़ किया जा रहा है वो रिलायबल है। अगर आपका डाटा रिलायबल नहीं है एपीज़ में तो आपके एपीज़ का यूज़ इज़ नॉट रिकमेंडेड। अभी मैं आगे एपीज़ की यूज़ है सब्सटेंटिव, उस पर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो जिसमें हम इस डाटा की रिलायबिलिटी पे बात करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, क्योंकि हमने एपीज़ में क्या कहा, हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप पे प्ले करते हैं। हम एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्लॉजिबल रिलेशनशिप की बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बनाते हैं,
और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को फिर हम कंपेयर करते हैं जो क्लाइंट के रिपोर्टेड रिजल्ट्स हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और रिपोर्टेड रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम देखते हैं कि क्या जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, क्या वो विद इन थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का भी क्वेश्चन मार्क है, उस पर भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ, ब्रीफली उसको भी मैं टच करता जाऊंगा। अच्छा जी, ये एपीज हमने अप्लाई करने हो तो क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे? सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट एक्सपेक्टेशन डेवलप की जाती है। सेकंड स्टेप थ्रेशोल्ड डिफाइन किया जाता है कि अभी हमने तो एक्सपेक्टेशन बना ली एक अकाउंट बैलेंस के बारे में। लेट्स अज्यूम हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बारे में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड की। हम किसी भी अकाउंट बैलेंस पे एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज सम प्लॉजिबल रिलेशनशिप वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे मैं क्विकली, देयर कुड बी मैनी वेरिएबल, लेकिन मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किसी बिजनेस का उसके मैं स्टैब्लिश करने की बात करूं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में देयर आर सर्टेन फिक्स कंपोनेंट, देयर आर सर्टेन वेरिएबल कंपोनेंट्स। मैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप देख सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो फिक्स कंपोनेंट है वो तो जनरली फिक्स है, लेकिन यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन से लिंक्ड है, तो प्रोडक्शन में जितना इजाफा होगा वी कैन सेफली से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी उतना इजाफा आएगा। हमारे बिजली का बिल में एक तो यूनिट्स आ रहे होते हैं, दूसरा रेट आ रहा होता है, तो यूनिट्स का रिलेशनशिप हम प्रोडक्शन से ले लेते हैं और रेट्स हम डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो वहां से हम एक प्लॉजिबल रिलेशन की मदद से एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डेवलप करते हैं। देन डिफरेंस ऑफ द थ्रेशोल्ड, कि आप हर कॉस्ट में जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाट इज योर थ्रेशोल्ड, जो एक्सेप्टेबल डिफरेंस है, क्योंकि नेचुरली एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट सेम नहीं हो सकते, फर्क होगा। तो वो फर्क क्या है? हम जब एक्सेप्टेबल डिफरेंस की बात करते हैं तो उससे मुराद है वो डिफरेंस जिसको हम विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। हम अपने रिजल्ट्स को सेटिस्फैक्ट्री मान के हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर डिफरेंस उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली दैट विल रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डिटेल टेस्ट ऑफ डिटेल्स वहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए चाहिए होंगे। सो बहरहाल हमने पहले एक्सपेक्टेशन बिल्ड की, फिर हमने थ्रेशोल्ड बनाया, फिर हमने डिफरेंस देखा और वो डिफरेंस को हमने उसके थ्रेशोल्ड के मुताबिक अपने कंक्लूजन बनाने में इस्तेमाल किया। Properly designed and executed analytical procedure can allow the auditor achieve audit objective more efficiently by reducing, replacing other detailed audit testing। जैसे मैंने कहा कि अगर आप डिज़ाइन करेंगे, और अगेन एपीज में देयर इज नो लिमिट, किसी भी अकाउंट बैलेंस में अगर आप प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई साथी को मिसाल दे सकते हैं अपनी लाइफ से कि आपने किसी अकाउंट बैलेंस में कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिल्ड करके कोई आपने इस तरह की टेस्टिंग की हो। आगे तो अभी मिसालें हमारे मेरे एग्जाम डिस्कशन में भी शामिल हैं, लेकिन कोई साथी यहाँ से अपने एक एक्सपीरियंस से बता सके कि किस तरह आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी बिल्ड किए हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिल्ड करने के लिए आपने क्या रिलेशनशिप यूज़ किया, डाटा की रिलायबिलिटी कैसे आपने इस्टेब्लिश की, एक्सपेक्टेशन आपकी जो डेवलप हुई उसकी एक्यूरेसी के बारे में आपने कैसे अपनी ओपिनियन बनाई। एनी अच्छा जी, चलें जी, फिर मैं ही एक दो एग्जांपल्स के थ्रू आपको लेके चलता हूँ। लीजिए जी, ये एक छोटा सा वर्किंग पेपर हमने बनाया हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस से। हमें नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस जब आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों पे आता है। इट इज़ जस्ट एन आइडिया, ज़रूरी नहीं कि ये टेस्ट हम जब लगाएं तो एज इट इज़ हमारा रिजल्ट्स को मीट भी कर जाए, बट अपरेंटली दिस इज़ गुड एक्सपेक्टेशन जो हम बिल्ड कर सकते हैं। हमारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या हम मार्कअप अगर चेक करना चाहते हैं तो इंस्टेड हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें, हम मंथली अकाउंट बैलेंस उठा के और मंथली इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल है अगर वो ले लें तो वी कैन हैव एवरेज मंथली बैलेंस एंड वी कैन हैव एवरेज इंटरेस्ट रेट। रिलेशनशिप जारी बात है फाइनेंशियल कॉस्ट का किससे है, प्रिंसिपल से है, इंटरेस्ट रेट से है। हमने ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप हमारे सामने है, इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने ये डाटा लिया और उस डाटा से हमने एक एस्टीमेट की हमारी वेरिएबल जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है उस पर हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या बनती है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म पे भी हमने इसी अंदाज में अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्ड की। लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि बिहेवियर ग्रेजुअल होता है, इंस्टॉलमेंट जारी होती हैं,
तो हमने इसमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर बैलेंस लिया, हम इसको क्वार्टरली बैलेंस भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड। एवरेज बैलेंस और लॉन्ग टर्म का रेट फिक्स है, हमने वहां से लॉन्ग टर्म की भी एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्ड की, एंड देन वी हैड द टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड क्या है, इसको हमने एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट जो क्लाइंट ने रिपोर्ट की उससे कंपेयर किया, डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस को हमने परसेंटेज में देखा 0.4 है। वी मे एंड अप ऑन दिस कंक्लूजन कि भाई ये डिफरेंस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, और हम इसे एक पेपर की बेसिस के ऊपर अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को वेरीफाई कर पाते हैं। अब इसमें सब डाटा की रिलायबिलिटी की बात करें, टेस्ट ऑफ डिटेल से लिंक करें, तो ये जनाब हमारे वर्क डन है जो हमने इसमें परफॉर्म किए हुए हैं। हमने लोन के बैलेंसेस बैंक स्टेटमेंट से देखे हुए हैं, जनरल लेजर से भी वेरीफाइड है। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हमने फैसिलिटी लेटर से देखा है और एसपीपी वेबसाइट से देख लिया। लॉन्ग टर्म लोन के इंटरेस्ट हमने फैसिलिटी लेटर से, एग्रीमेंट से वेरीफाई किए हैं। अगर ओपनिंग बैलेंसेस लोन के हैं तो लास्ट ईयर वर्किंग पेपर से वेरीफाई हो गए, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो जनरल लेजर से है। तो इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल का एलिमेंट भी आ गया कि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी देखे हुए हैं, और जो प्लॉजिबल रिलेशनशिप की एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे हमें नजर आता है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि हम किसी भी, ये अभी हम केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रोडक्शन के रिलेटेड डिफरेंट जो हेड्स हैं उन पे एपीज़ की एप्लीकेशन की बात करेंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि एपीज़ जो हम यूज़ करते हैं सब्सटेंटिव, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में डिटर्मिन परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मे बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क to an acceptably low level. For example, where the auditor assessment of risk is supported by audit evidence from the test of control. मतलब आपने एक एरिया पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे अगर सेटिस्फाइड हैं ऑडिट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू में डिसाइड कि आपके लिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल ही काफ़ी हैं, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑडिटर में कंक्लूड कि नहीं भाई टेस्ट ऑफ डिटेल ही करने पड़ेंगे, एनालिटिकल्स आर नॉट सफिशिएंट, और अ कॉम्बिनेशन, नॉर्मली अ कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड, या यू रिकमेंडेड तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जनरल प्रैक्टिसेस में कॉम्बिनेशन ही यूज़ होता है, जिसमें जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो चीज़ें दिखाई थी वो सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ही था। उसमें हम कुछ चीज़ें सब्सटेंटिव भी देख रहे हैं और साथ एनालिटिकल अंदाज में इसको लेके चल रहे हैं। और ये एक गाइडलाइन के हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस हैं, और हमारे लिए इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना प्रैक्टिकल नहीं होता। तो एनालिटिकल जो है वो हमारे लिए बहुत एक यूज़फुल टूल हो जाते हैं हमारी सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, फाइनल रिव्यू पे मैं ब्रीफली तो आपसे बात कर चुका था कि हमें इसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंक्लूजन बनाने के लिए हम इसको देख रहे होते हैं, और जो रिजल्ट्स हमने प्लानिंग स्टेज पे जो रिस्क आइडेंटिफाई किए थे उनके लिए प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए, और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे जो फाइनल फिगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, हमने रेशियो एनालिसिस से उन पर दोबारा परफॉर्म किया, और हमने देखना चाहा कि क्या वो रेगुलरिटीज़ जो थी वो अभी भी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो वी विल ड्रॉ कंक्लूजन अकॉर्डिंगली। मैं आई रिपीट, प्लानिंग स्टेज पे ये आपके ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। फाइनलाइजेशन स्टेज पे एपीज़ मैंडेटरी हैं, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर इनका यूज़ इनकरेज किया जाता है, वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी, इसको लेके मेनली क्योंकि जैसे ज़्यादा हम प्लानिंग में और फाइनलाइजेशन में तो यूज़ करते आ रहे होते हैं, एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर इनकी एप्लीकेशन, इनका यूज़, उसकी तरफ मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी केस स्टडी डिज़ाइन की थी। ये केस स्टडी डिज़ाइन बेसिकली मैंने की थी उन्हीं प्रोसीजर्स से, लगभग उन्हीं प्रोसीजर्स की बेस पे जो आज से 25-26 साल पहले ड्यूरिंग ऑडिट आई यूज्ड टू परफॉर्म। ये एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे मैंने लिखे हुए केस स्टडी में, ये सारे आई यूज्ड टू परफॉर्म while I was doing my articles। तो I requested कि ये आपसे शेयर कर ली जाए, ये पेजेस आपसे शेयर हुए हैं। मैं चाहता था कि आप इसको ज़रा तसल्ली से पढ़ पाते। तो यहाँ पे ज़रा इस तरह पढ़ना तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक काफ़ी दो पेजेस की केस स्टडी है, 4 स्लाइड्स पे आएगी ये।
चेक कर लें। चलें जी, जब तक वो नहीं हमारे पास आते तब तक हम यहीं से कुछ पढ़ते हैं साथ साथ। Your partner in ZZ Chartered Accountants, who has been appointed to conduct the statutory audit of ABC Beverages Limited for the year ended 30th June 2022. ABC is a local company licensed by Olabala Inc. to produce carbonated soft drinks using prescribed raw materials and mixing formula for the local market and sell it in the northern region of the country. ABC has a license to produce two of the leading drinks of Olabola Inc., that is O-Cola and Bianta. Both drinks are produced in two packing sizes, 0.5 and 1 liter, and sold in the market through distributors. Olabola Inc. has independent quality assurance team which ensures production as per prescribed mixing formula by regularly obtaining sample from retailer. Your team is through the planning stage and has obtained and documented the required information. Extracts of some information obtained for planning and execution phase is given below. Main raw material used in the production of soft drinks are concentrates and sugar. All required quantities of concentrates for both soft drinks are directly purchased from local office of Olabola Inc., whereas sugar is purchased from the three leading manufacturers under long-term purchase agreement. Raw materials are used as per below prescribed mixing formula of Olabola Inc. provided under the license agreement. ये है जी हमारा mixing formula. Concentrate कितना यूज होता है kgs पर लीटर ऑफ ड्रिंक, और शुगर कितनी यूज होती है kgs पर लीटर ऑफ ड्रिंक. ये हमें फार्मूला मिल गया, मिक्सिंग फार्मूला एज पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट. अच्छा जी, फॉलोइंग सेल्स डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय एबीसी रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 30 जून. ये सेल्स का डाटा में दिया गया है. क्वांटिटी, साइज, ओकोला का, बियांटा का प्रोडक्ट का साइज क्या है और उनके यूनिट्स क्या है और उनके वॉल्यूम, रेवेन्यू क्या है. ये टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो अवेलेबल है. हम एवरेज प्राइस देखना चाहें तो सिंपली रेवेन्यू डिवाइड विद प्राइस करें. एवरेज प्राइस हमारे पास इजीली आ सकती है, बट विल सी जब हम आगे चलते हैं. हम डाटा भी देख रहे हैं, कुछ हमने जो क्लाइंट से हासिल किया उसको. द फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ द परचेजेस ड्यूरिंग द रिलेटिंग टू मेन रॉ मटेरियल. कंसंट्रेट की परचेज क्वांटिटी रुपीज, शुगर की परचेज क्वांटिटी एंड रुपीज. ये रॉ मटेरियल की परचेज, वो सेल्स होगी, ये रॉ मटेरियल हो गया. द फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. कंसंट्रेट, शुगर, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स, दोनों ब्रांड्स के डिफरेंट साइजेस, ओपनिंग क्लोजिंग. यूनिट्स में हमें इन्वेंट्री दी गई है. और ये है जी हमारा ऑब्जेक्टिव इस सारे डाटा को लेकर. डिजाइन की सब्सटेंटिव oblique analytical procedure to verify concentrate purchases, sales revenue, sugar purchases. Wherever required, prepare necessary working papers to show application of analytical procedure. So we have to sort out the whole issue. एक दफ़ा मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर आप रीड थ्रू कर लें और फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं कि हमें इनके प्रोसीजर्स को कैसे लेके चलना चाहिए. वन बाय वन हमें तीनों एरियाज को डिस्कस करने हैं. आपने देख लिया कि रेवेन्यू, कंसंट्रेट परचेज तकरीबन हमें जो गिवन है, परचेज तकरीबन 4 और 7 मिलियन की कंसंट्रेट परचेज है. सेल रेवेन्यू 8+ बिलियन का है और शुगर परचेज तकरीबन 2 बिलियन की है. सो 7 बिलियन, 8 बिलियन एंड 2 बिलियन, ये है जी हमारे अकाउंट बैलेंसेस जिनकी हमने वेरिफिकेशन करनी है. और वी विल सी कि हम इनको कितनी एफिशिएंटली वेरीफाई कर सकते हैं. इफ वी आर एबल टू डेवलप सम रिलायबल डाटा, आइडेंटिफाई सम रिलायबल डाटा एंड डेवलप सम प्लॉजिबल रिलेशनशिप.
जी जनाब, कंसंट्रेट परचेज को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? जहाँ पॉसिबल है हम एनालिटिकल देखेंगे, जहाँ पॉसिबल है हम कम्बिनेशन पे जाएंगे, और जिधर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सिर्फ लगने हैं वहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एपीज। जी स्टार्टिंग विद द कंसंट्रेट परचेज, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम कंसंट्रेट परचेज को? जी बेटा, अच्छा इसमें अब हम देखें रिलायबल फिगर कौन सी है। क्या प्रोडक्शन की फिगर रिलायबल है? अगर हम एपीस की बात करें, हमें एक रिलायबल फिगर देखनी है, तो मुझे लगता है कंसंट्रेट की फिगर ऐसी है जिसको हम रिलायबिलिटी फैक्टर साइन कर सकते हैं। कंसंट्रेट का सप्लायर कौन है? सिंगल सप्लायर, आपका पेरेंट कंपनी, लोकल ऑफिस, तो यू कैन सिंपली गेट डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम देम कि भाई कितना सप्लाई किया आपने, कितना बेचा आपने, तो क्वांटिटी अमाउंट दोनों उन्होंने वेरीफाई कर दी। एक ही सर्टिफिकेट में डायरेक्ट कंफर्मेशन आ गई आपकी। बाकी चीज़ें वेरीफाई करनी है तो भाई गेट इनवर्ट पास और जो भी रिपोर्टें हैं उन पर वेरीफाई कर लो। पेमेंट्स देखनी है तो बैंक में ट्रेस कर लो। तो ये तो ऐसे करके पेमेंट्स तो आपकी विद इन 1 आवर 7-8 अरब की पेमेंट है, ऐसे करके वेरीफाई होती है डायरेक्ट कंफर्मेशन से। लेकिन उस पेमेंट, इस वेरिफिकेशन के अलावा परचेज में जो अहम चीज़ है, वी गॉट अ रिलायबल डाटा, जिससे हम आगे रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देयर इज कंसंट्रेट, देयर इज अ मिक्सिंग फार्मूला जिसकी क्वालिटी आपका पेरेंट मार्केट से चेक करता आ रहा है टू इंश्योर कि वो मिक्सिंग फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब कंसंट्रेट कैन प्रोवाइड अस द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन व्हेन कंबाइंड विद द ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक विल लीड अस टू सेल्स क्वांटिटी। तो सेल्स की क्वांटिटी पे पहुंच जाए अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर से ही, तो प्राइस टेस्ट ऑफ डिटेल से थोड़ी सपोर्ट उधार ले लें। तो क्वांटिटी पे पहुंचे आप एनालिटिकल से, प्राइस टेस्ट ऑफ डिटेल से उधार लिया, तो आपका रेवेन्यू कॉम्बिनेशन से वेरीफाई हुआ। चलें चलते हैं कैसे हम रेवेन्यू पर कंसंट्रेट की तो हमने क्विकली ख़त्म कर दिया था कि डायरेक्ट कंफर्मेशन सप्लायर से ले लें, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों बताएगा वो, ठीक है। इवन अगर क्लोजिंग बैलेंस आपका रिसीवेबल पेबल है वो भी वेरीफाई करेगा आपका, वो सर्शन भी एक ही सर्टिफिकेट में कवर होगी। सैंपल बेसिस पे पेमेंट ट्रेस कर लें, और मैंने कहा जैसे गेट इनवर्ट पासेस वगैरह देखने हैं वो भी देखिए, उनको भी वेरीफाई कीजिए, और कोई रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट भरे जाते हैं उनको भी ज़रूर देखिए। तो वो आपका मुझे लगता है कि 6-7 अरब आपका यूँ करके विद इन लेस देन आवर वर्किंग पेपर बनाने में ख़त्म हो जाता है। हम सेल रेवेन्यू की बात करते हैं जो कि एक बड़ी सर्शन है, उसको हम कैसे लेके चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंसंट्रेट मेरे पास है, परचेजेस मुझे वेरीफाई करनी, क्लोजिंग स्टॉक मैंने फिजिकली वेरीफाई किया हुआ है। आई कैन वेरीफाई कंजम्पशन के, ठीक है जी कंजम्पशन मेरी वेरीफाइड है, ये फिगर रिलायबल है, सारी रिलायबल फिगर्स को लेकर कंसंट्रेशन कंजम्पशन पे भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फिगर भी मेरी रिलायबल है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। आगे चलिए, कंजम्पशन मेरे पास आ गई जब मेरे पास मिक्सिंग फार्मूला अवेलेबल है, एग्रीमेंट से वेरीफाइड है, ये भी रिलायबल डाटा है। इससे मैं अपनी प्रोडक्शन निकाल सकता हूं कि मेरी दोनों ब्रांड्स की प्रोडक्शन कितने हैं, लीटर्स इन मिलियन में। प्रोडक्शन मेरे पास आ जाए तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कंबाइन करके अगेन ये वेरीफाइड फिगर है, ये भी फिजिकली वेरीफाइड है, ये भी फिजिकली वेरीफाइड है। मैं अपनी सेल्स के वॉल्यूम पे पहुंच जाता हूं, बट दिस वॉल्यूम इज इन लीटर। मेरा वॉल्यूम सॉफ्ट ड्रिंक का लीटर में नहीं होता, मेरा वॉल्यूम सॉफ्ट लीटर का यूनिट्स में होता है, डिफरेंट साइजेस के। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस वॉल्यूम को मैंने अब साइज यूनिट्स में स्प्लिट करना है। अगेन थोड़ा सा मैं क्लाइंट का डाटा का सहारा लूंगा, सब्सटेंटिव। क्लाइंट से तो मुझे डिटेल दी होती है ना, भाई मैंने इतना वॉल्यूम इसका बेचा, इतना इसका बेचा, उसने मुझे कोई डिटेल दी होगी कि मेरा 70% से 0.25 लीटर वाला है और 30% मेरा 1 लीटर वाला है, उसने मुझे ब्रेकअप बना के दिया हुआ है। वो ब्रेकअप मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाके ऑन सैंपल बेसिस के, जो इसने मुझे डिटेल दिया भाई ये 2.5 लीटर, ये 250 ml का है और ये 1 लीटर का है, सब्सटेंटिव मैंने सैंपल बेसिस पे उसकी टेस्ट ऑफ डिटेल जो कहते हैं परफॉर्म किया, और मैंने उस डाटा की रेशियो की रिलायबिलिटी देखी, भैया एक्यूरेट है। क्लाइंट ने जो मैं डाटा दिया जो 250 ml का है वो 250 ml ही है, 1000 ml का वो 1000 ml ही है। वहाँ से मैंने उस रेशियो को जब वेरीफाई कर लिया तो उस रेशियो की बेसिस पे
मैं इसका स्प्लिट बना सकता हूं यूजिंग द एक्चुअल सेल्स मिक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट पैक साइजेस, एस्टिमेट सेल्स इन यूनिट्स। मैंने सेल्स का मिक्स बना लिया, 70-30 बना, 60-40 बना, वट एवर इट इज, मैंने मिक्स बना लिया। अच्छा, मैंने कहा ये मैंने एक्चुअल सेल्स मिक्स को वेरीफाई किया। पहले कैसे वेरीफाई किया? टेस्ट ऑफ डिटेल्स के थ्रू। अब उसी टेस्ट ऑफ डिटेल्स के परफॉर्मेंस के दौरान मैंने एवरेज सेल प्राइस पिक कर ली। मैंने 100-200 ट्रांजैक्शन 250 ml की पिक की, 100-200-500 ट्रांजैक्शन 1000 ml की पिक की। हर वेरिफिकेशन में दो चीज़ें देख रहा था, एक तो भाई जो 250 ml का 250 ही है वो मिक्स मेरा वेरीफाई हो जाए, और प्राइस भी साथ साथ मैं देखता जा रहा हूँ ताकि मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल का डाटा भी इकट्ठा होता जाए। तो वहाँ से मेरी एवरेज प्राइस निकल आती है। ऊपर यूनिट आ गए, नीचे एवरेज प्राइस आ गई। अब हम यूनिट्स जो हमने बनाए हैं उनको एवरेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम आसानी से अपने रेवेन्यू की एक्सपेक्टेड फिगर पे पहुंच जाते हैं। यूनिट्स इनटू प्राइस, एक्सपेक्टेड फिगर, और फिर हम एक्सपेक्टेड फिगर्स को रिपोर्टेड फिगर से, रिपोर्टेड रेवेन्यू से कंपेयर करके डिफरेंस को देख सकते हैं। और डिफरेंस अगर हमारा मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड के अंदर है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब इस पूरे प्रोसेस में हमने एनालिटिकल काम भी किया है, हमने सब्सटेंटिव भी किया है। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन। लेकिन अहम चीज़ ये है कि भाई आपके स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी सम रिलायबल डाटा। अगर बेस डाटा रिलायबल है और रिलेशनशिप प्लॉजिबल है तो आप ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म करने में मतलब 7-8 अरब की सेल को वेरीफाई करने में कोई एक आध दिन से ज़्यादा वाला काम नहीं होता अगर आप ये रिलेशनशिप बना पाए। तो यही हमने बात कर रहे हैं कि सब्सटेंटिव एपीज आपकी एक्सटेंट को रिड्यूस कर देते हैं और इनको आइडली एग्जीक्यूशन फेज पे इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आपको रिलायबल डाटा चाहिए। तो डाटा की रिलायबिलिटी के लिए आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स बहरहाल परफॉर्म करने पड़ते हैं। अच्छा जी, ये हमारी सेल्स कंप्लीट हो रही है, ये उसकी फाइनल वर्किंग है जी सेल्स की। जो पिछले स्टेप में हमने पिछले पेज पे स्टेप आए थे ना, ये उनकी वर्किंग है। हमने टोटल जैसे 71 मिलियन था ना, तो हमने उसको ब्रेक कर लिया था रेशो में। ये ओकोला ब्रेक हो गया, ये बैंटा ब्रेक हो गया। फिर हमने ये एस्टिमेटेड सेल्स लीटर से हम यूनिट्स में चले गए, ये लीटर से वहाँ से यूनिट्स में आ गए। फिर हमने ये टेस्ट ऑफ डिटेल से वर्किंग पेपर रेफरेंस से एवरेज प्राइस लेके आएंगे क्या क्या है, और मल्टीप्लाई किया यूनिट्स को प्राइस से, रेवेन्यू आ गया हर ब्रांड का, हर कंपोनेंट का, टोटल रेवेन्यू, रिपोर्टेड रेवेन्यू, वेरिएंस एंड देन परसेंटेज। अब हम इस परसेंटेज को डिबेट करना चाहें ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वी मे डिसाइड टू डिग इट फर्दर टेस्ट ऑफ डिटेल्स से सपोर्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं यहाँ पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिहाज से हम मुतमईन है कि सब चीज़ें ठीक हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि ये हमारे मटेरियलिटी लेवल के अंदर भी आ रहा है, तो वी मे डिसाइड टू गो अहेड विद दिस असर्शन कि नहीं भाई ये जितना काम हमने किया है दिस इज इनफ, वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी, ये हमने सेल्स की फिगर जो 8.2 बिलियन की थी उसको हमने देखा कि हम अगर कोई प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना पाएँ तो हम किस तरह कॉम्बिनेशन की मदद से टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल सब्सटेंटिव एपीज की मदद से कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन इट्स जस्ट एक मैं कह सकता हूँ कि एक थॉट इनिशिएट करने का है। अदरवाइज ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप हमारे बहुत से अकाउंट बैलेंसेस पे, असर्शंस पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बात सिर्फ है कि आप सोचिए ज़रा, हम बात का सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, डिटेल टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे इतना ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं कि हम जो माइंड अप्लाई करना एज एन ऑडिटर कहीं पीछे छोड़ आते हैं। जबकि मुझे लगता है कि ऑडिटर अगर देखा जाए तो एज एन ऑडिटर हमें मेजर ऑडिट का काम अपने माइंड में करना चाहिए। फाइल ज़रूर हमने कंप्लीट करनी होती है, डॉक्यूमेंट ज़रूर कंप्लीट करनी होती है, बट वो हमने अपने माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए करनी होती है। और कहीं पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए डॉक्यूमेंट्स और माइंड में तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है। पहले आपको मेंटली सेटिस्फाई होना होता है कि भैया जो चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं क्या ये ठीक हैं, और वो आप प्लानिंग से ही एनालिसिस आपका शुरू हो रहा होता है। अच्छा जी, परचेजेस की कहानी कर लें हम। परचेजेस के बारे में पहले थोड़ी सी ओपिनियन अब आप दे दें। सेल्स पे मैंने काफ़ी आपसे बात कर दिया, तो परचेज के बारे में बताएं हम। वेरिफिकेशन, परचेज की वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। अभी परचेज वो तो हो गया, कंसंट्रेट तो हो गया हमारा, अब रह गया हमारा शुगर परचेज।
जी शुगर परचेज पे कोई ओपिनियन दीजिए, शुगर परचेज के बारे में कौन बताएगा? कंसंट्रेट परचेज, सेल पर रेवेन्यू, दो चीज़ें होगी। आखिरी आइटम शुगर परचेज। अब इतनी गाइडलाइन मिल गई, अब तो किसी को बताना चाहिए कैसे करोगे शुगर परचेज। यार सेल्स की कहानी अगर सुनाऊं आपको, हमने जो अभी वेरीफाई किया, कंसंट्रेट परचेज रिलायबल फिगर आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक खुद वेरीफाई किए थे फिजिकली, कंसंट्रेट की कंजम्पशन से फार्मूला उठाया, अप्रूव्ड एग्रीमेंट के तहत, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत, वहां से आएगी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक अगेन फिजिकली वेरीफाइड। तो सेल्स की क्वांटिटी प्राइस टेस्ट ऑफ डिटेल से उठाई, मिलाया दोनों को, तो रेवेन्यू हमारी एक्सपेक्टेड फिगर बन गई, रिपोर्टेड से कंपेयर कर लिया। शुगर जी, शुगर की परचेज का रिलेशनशिप कहां से बनेगा? कंजम्पशन, बिल्कुल ठीक है। कंजम्पशन कहां से निकलेगी? प्रोडक्शन तो हमने ले ली थी अभी, उसी फार्मूले में प्रोडक्शन के साथ में फार्मूला कंजम्पशन का अवेलेबल है, तो उस प्रोडक्शन के लिए कितनी शुगर कंज्यूम होनी चाहिए हमें पता लग गई, जितनी में प्रोडक्शन किया कितनी शुगर कंज्यूम होनी चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक शुगर का अगेन फिजिकली वेरीफाइड, तो शुगर की परचेज की क्वांटिटी वेरीफाई होगी। अब 15-16 हज़ार टन, जितने भी टन शुगर है आपकी वेरीफाई ऐसे हो जाती है क्योंकि आपने एक रिलायबल फिगर बना के और उस बेस रिलेशनशिप पे चले हैं आप, उस पर क्वांटिटी वेरीफाई होगी। अब रहेगी परचेज, उस पर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म कर लीजिए आप, सैंपल बेसिस पे 10, 15, 20, 25, 40, 50 जितनी इनवॉइसेस देखनी है स्प्रेड ओवर द ईयर लीजिए, एवरेज प्राइस वहां से उठाइए, क्वांटिटी इनटू एवरेज प्राइस, जो परचेज फिगर कंपेयर कर लीजिए उसको अपने रिपोर्टेड फिगर के साथ। फर्दर एविडेंसेस आपने मजीद समझते हैं और कोई कंफर्ट लेनी है रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर, आपके पास कोई कोटेड रेट गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के होंगे, किसी अथॉरिटी के, किसी उनके एसोसिएशन के होंगे, वहाँ से मजीद कंफर्ट लेनी है तो वो भी आप ले लें। बट यूजिंग द डाटा एस्टिमेट प्रोडक्शन, जो कहानी हमने बात की, प्रोडक्शन से कंजम्पशन पे आए और वहाँ से आप फिर परचेज की क्वांटिटी पे टेस्ट ऑफ डिटेल से रेट आया और वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेड परचेजेस एंड देन डिफरेंस, और डिफरेंस की आपने इसको कंपेयर कर लिया थ्रेशोल्ड से। तो ये जनाब परचेज की कहानी भी हमारी ऐसे क्लोज होती है। जी एनी क्वेश्चन? ये इसकी मैथमेटिकल सारी वर्किंग भी यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जो हमने अभी बात की। बिल्कुल 1 पेज में सारी चीज़ें सिमट के आपके सामने आ जाती हैं, और उसके बाद अगर आपको मज़ीद टेस्ट ऑफ डिटेल्स परचेज के अलावा 1 या 2 पेजेस भी रेफ़र करने हैं, आप 2 पेजेस से रेफ़र कीजिए इसको, उनको लेके आप मैनेज कर सकते हैं। जी जनाब, अब एनी क्वेश्चन? जी बेटा। बेटा बजटेड फिगर से मुराद अगेन प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स की हमने बात की थी, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स की बात की थी, और उसमें हम रेवेन्यू को कंपेयर करें, हम कॉस्ट को कंपेयर करें, प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना और उसकी जस्टिफिकेशन लेना, ये चीज़ है। बजटेड की जो मैंने बात की थी बात है, वो हमने प्लानिंग स्टेज पे बात की थी, सब्सटेंटिव में नहीं बात की थी। प्लानिंग स्टेज में हम एरियाज ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहाँ पे है। हमने बजट से जब एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर किए, तो अगर हम कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाए, दिस मे बी एन इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्क, कि शायद वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर ऐसा है, कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गई है जिसकी वजह से चीज़ें हिली हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बजट में कहा था हमारी कॉस्ट पर यूनिट आएगी रॉ मटेरियल की 10 रुपये, हमने एक्चुअल रिजल्ट देखे, कंपैरिजन में देखा रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रही है 12 रुपये। इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या वजह है? द आंसर कुड बी कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है, गवर्नमेंट का टेंडेंसी इंपोर्ट को डिस्करेज करने की तरफ चल पड़ी है। सो ये एक एरिया ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई हो गया। भाई रिलायंस हमारी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके साथी ने बताया भी था
कि बैन हो गया तो गोइंग कंसर्न इश्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न तो नहीं इमीडिएटली आया, लेकिन एक रिस्क की एरिया आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, डेविएशन आई है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट, और हमें भी देखना है कि हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलना है, बजट से क्यों हिले हैं, रिस्की एरिया है उसको देखने की जरूरत है, इसके इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या आ सकते हैं, दैट आल्सो नीड्स टू लुक्ड इनटू। प्लानिंग स्टेज पे हम बजट से कंपेयर करते हैं। एपीज एज अ सब्सटेंटिव हम प्रिडिक्टेड रिजल्ट बनाते हैं, हम खुद एक्सपेक्टेड रिजल्ट बनाते हैं प्लॉजिबल रिलेशंस को लेके, और फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, रिपोर्टेड रिजल्ट्स के साथ। जी जी बिल्कुल। हमने जो बात शुरू की वो बात शुरू में यही बात ये थी कि हम एपीज यूज ही तब करेंगे सर्टन सर्कमस्टांसेस में जिनमें एक हमने कहा था डाटा की रिलायबिलिटी हो, दूसरा रिलेशनशिप के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस हो कि वो पक्का है, उसमें कोई कमजोरी को डाउट ना हो हमें। जैसे इस केस में जो मैंने केस बिल्ड किया आपके सामने, इसमें डाटा की रिलायबिलिटी मैंने सप्लायर से डायरेक्ट वेरिफिकेशन से हासिल की, तो यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू अचीव दैट कॉन्फिडेंस ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। अगर आपको डाटा की रिलायबिलिटी नहीं, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन नहीं लिया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स नहीं लिया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वो लिया जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो तो आपको यू विल हैव टू फाइंड द वे। अगर आप वो रिलायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे तो शायद सब्सटेंटिव एपीज़ आपके लिए वो जगह नहीं है अप्लाई करने की, क्योंकि उसके बेस फिगर ही है डाटा रिलायबल होना चाहिए और रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो एग्जांपल आपसे शेयर की उसमें दोनों चीज़ें थी, फार्मूला फ्रेंचाइजर का था, एग्रीमेंट में था, तो रिलेशनशिप वहाँ से आ रहा है, और जो क्वांटिटी है वो आ रही है हमारी डायरेक्ट कंफर्मेशन से, ठीक है। तो विदाउट रिलायबिलिटी नो एपीज, नो सब्सटेंटिव एपीज। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल किसी साथी के पास? कोई मैं चाहूंगा कि कोई साथी अगर शेयर कर सके अपना कोई एक्सपीरियंस, किसी ने सब्सटेंटिव एपी का एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहे तो। इतने लोग बैठे हुए हैं, हो नहीं सकता किसी ने अप्लाई ना किया हो, अगर नहीं किया हुआ अप्लाई तो फिर तो बड़ा अलार्मिंग है भाई। सब्सटेंटिव एपी, जी भाई। मल्टीपल जगहों पे किया हुआ, एक तो छोटी सी उसका दूंगा, यूबीआई के ऊपर किया हुआ है। यूबीआई में आपको बताया उसमें कंट्रीब्यूशन बड़ी सर्टन होती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी शीट्स भी आपके पास होती हैं, तो उससे वो एक आप एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट कर लेते हैं पूरे साल की कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर, तो वो भी फिर वेरीफाई वो भी किया हुआ। इसी तरह जो पैसे की कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको पता सर्टन होती है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेस कर रही होती है, सेम उससे भी एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके उसको वेरीफाई किया हुआ है। इसी तरह एक जैनकोज, वहाँ पे वो क्या कहते हैं ऑयल से वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, तो वहाँ पे भी एक बड़ा एक्सटेंसिव इसके ऊपर वो वर्क किया था। उसमें ये था कि रेसिपी ऑलरेडी दी हुई थी कि एक जो पूरा उनका प्रोसेस था उसमें कि जो रॉ मटीरियल जो उसमें मेट्रिक टन कह लें या उसमें जो यूनिट मेजर करते हैं, तो उसकी रेसिपी के थ्रू भी वे पूरी जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी उसको भी वेरीफाई किया हुआ है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ सैलरीज के ऊपर वो आपको पता है गवर्नमेंट में तो वैसे ही एक बड़ा सर्टन चीज़ें होती हैं, लीवर जॉइनर बड़े आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं और इंक्रीमेंट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, और तो एक आप एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो भी किया हुआ है। और इसी तरह मेरा एक कश्मीर की का एक्सपीरियंस था, उसमें सेल वेरीफाई की हुई थी, उसमें सेम जो रॉ मटीरियल रेसिपी थी पूरी, उसमें फिर नॉर्मल लॉसेस थे, और इसी तरह फिर पूरा एक वो उसको कंजम्पशन के साथ जिस तरह भी आपने लिंक करके उसको सेल को वेरीफाई करवाया, सेम इसी तरह फिर वहाँ पे भी किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह अपना एक्सटेंसिव यूज़ आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे। बाय द वे, ये तो मैंने आप सिर्फ शुगर और कंसनट्रेट की बात की। वन आई वाज डूइंग द ऑडिट एक्चुअली, तो हम वहाँ पे ये वेरिफिकेशन एक एंगल से नहीं करते थे। हम पैक पे जब गए थे ना, तो वहाँ पे पैकेट बॉटल्स की कंजम्पशन वो भी यहाँ से वेरीफाई होती है आपकी, मतलब वो सपोर्ट भी करती हैं, कोऑपरेट भी करती हैं दूसरे चीज़ों को। और फिर हमारी कैप्स की कंजम्पशन, जो बॉटल्स के कैप्स होते हैं, वो भी यहाँ से वेरीफाई होती हैं। अगर आप रिलेट करना चाहें और किसी भी जगह आपको एबनॉर्मैलिटी नज़र आए
तो वो अलर्ट साइन आपका खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही आपको इन बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट आपको मिल जाती है। जैसे हमने कहा जी सेल्स की फिगर मैंने निकाली कहाँ से थी, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक्साइज रिकॉर्ड भी अवेलेबल होता है, फर्दर वो भी सब्सटेंटिव में सपोर्ट हमें मिल जाती है। तो हमारे ओवरऑल बड़ा अच्छे अंदाज में हम एक पैकेज बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ माइंड अप्लाई करें, मेरी थोड़ी सी टीचर जिस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी चूँकि थिंकिंग को मैं इनकरेज करता रहता हूँ, और मुझे जो चैलेंज आता है वो ज़्यादा यही रहता है कि हम अकाउंटेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा थिंकिंग की तरफ और आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मुश्किल से ही उस तरफ जाते हैं। हम बड़े मोनोटोनस और स्ट्रेट एक सीधी लाइन पे चलने वाला काम को पसंद करते हैं, जिसमें हमें सोचना पड़े, उससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो एपीज़ मुझे लगता है कि एक आपको पुश देते हैं कि आप सोचिए, और मुझे लगता है कि अच्छा प्रोफेशनल वही है जिसको माइंड अप्लाई करना आता है। जितना सोचने की आदत आपको होगी उतने बेहतर प्रोफेशनल आप डेवलप होते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? कोई साथी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे यहाँ पे, या इवन दूसरे सिटीज़ में थे वहाँ से कोई साथी क्वेश्चन करना चाहें? जी बेटा। Assalamualaikum. Basically, it's not a question, it's my experience. Basically, I was conducting an audit. तो उसमें बेसिकली वो कंपनी ऑपरेशंस में थी, बट कंपनी वाज नॉट इंकरिंग सेल्स। सो सेल्स नहीं होने की वजह से उनकी जो ट्रेड रिसीवर्स की फिगर्स थी वो भी अकाउंट्स में प्रेजेंट नहीं हो रही थी। सो इट वाज द फर्स्ट ईयर जब कंपनीज ने पहली दफ़ा सेल्स को अपनी इनकर किया, और उसके अगेंस्ट उसके रिसीवेबल्स की फिगर भी आ गई। सो जब तक सेल्स और डेटर्स की फिगर देखी थी तो उसमें कोई एनॉर्मली नहीं पाई गई थी। लेकिन जब आई एम टॉकिंग अबाउट एपीज एट प्लानिंग स्टेज, नॉट सब्सटेंटिव एपीज, ठीक है, ड्रिल डाउन किया उसको, तो उसकी जो टैक्सेशन थी वो बेसिकली रिसीट बेसिस पे थी। और टैक्सेशन की एक फिगर को जब ग्रॉसअप किया और जब टी अकाउंट बनाया गया ना, तो तब बैक वर्किंग करके पता लगा कि जो रिसीट की फिगर थी, जो रिसीट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो ओवर स्टेटेड था। सो इट वाज माय एक्सपीरियंस कि ये तीन हेड्स को, सेल्स को, डेटर्स को और टैक्सेशन की फिगर को जब ग्रॉसअप किया तो पता लगा कि ये जो रिसीट की और जो डेटर्स की क्लोजिंग फिगर है इसमें काफ़ी हद तक नॉर्मली पाई जाती थी। तो ये एक मेरा एक एक्सपीरियंस है जो अच्छा। इसमें ना एपीज़ में नहीं, वेरी गुड ज़हेब आपने शेयर किया। एपीज़ की देखें एक चीज़ और भी होती है, क्योंकि समहाउ आप जिस माइंड से क्लाइंट के पास जाते हैं ऑडिट करने, जो तो क्लाइंट आपके पास रिटेन्ड होता है ना, वो आपका माइंड सेट समझ जाता है। उसको पता है कि आप क्या चीज़ें मांगते हो, क्या डिटेलें मांगते हो, क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखोगे। आपके माइंड सेट के लिहाज से उसने कापियाँ अरेंज करके रखी होती हैं। लेकिन अगर आप एनालिटिकली चीज़ों को देखोगे तो यू मे बी एबल टू फिगर आउट समथिंग। बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ों को एनालिटिकली भी कोई सब ऑर्गेनाइज करके रख पाए। तो चूंकि मैंने जैसे कहा कि ऑडिटर ज़्यादातर हम सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ जाते हैं, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की मदद से हम अक्सर क्लाइंट जो हों, हमने पढ़ा भी यही है भाई, जिसने अगर कोई ख़राबी करनी है, कोई गड़बड़ करनी है, तो वो प्लान तरीके से करता है, कंसील करने की नीयत से करता है, तो मुश्किल होता है पकड़े जाना उसको उस अंदाज में। लेकिन जब आप चीज़ों को एनालिटिकली देख रहे होते हो तो मुझे लगता है लाइक्लीहुड बड़ी ज़्यादा है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसके सामने आने की। सब टेस्ट ऑफ डिटेल में चांसेस होते हैं कि आपको मिस स्टेटमेंट उस तरह सामने नज़र ना आए। एनालिटिकल प्लानिंग स्टेज पे है, एनालिटिकल आपका एग्जीक्यूशन फेज पे है, एनालिटिकल आपका फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल टूल। उसको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए, उसको सीरियसली देखना चाहिए। दैट्स इट आई थिंक। इफ तक जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक एनालिटिकल प्रोसीजर से मुतल्लिक एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे कंट्रोल इफ़ेक्टिव हैं और हमने डेटा क्रेडिटर्स की कंफर्मेशन भेजी हैं लेकिन उनका कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, हमें रिस्पांस नहीं आया, तो फिर हम क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर टोटली डिलाई कर सकते हैं इन केस के कंट्रोल आर इफेक्टिव? जी बिल्कुल, हमने यही बात की कि एरियाज़ हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हम सब्सटेंटिव एपी अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं, लार्ज वॉल्यूम है,
स्मॉल बैलेंसेस, लार्ज वॉल्यूम, वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स। और अगर हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वेरीफाइड हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे हमारी रिलायंस अच्छी है और हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल रिस्क लो है, तो यस, हम इफ अदर थिंग्स आर इन ऑर्डर, हम एपीज पे रिलाई कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स को स्किप भी किया जा सकता है। आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट कि एपीज, सब्सटेंटिव एपीज कैन बी कंसिडर्ड ओनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, बट देर आर अदर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स को ही प्रेफर करेगा ऑडिटर। ये डिपेंड करता है ऑडिटर की जजमेंट पे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी।